बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। और जो धमकाता है वो डरता है। जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है। पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है। हमें अरेस्ट किया जाता है। और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसमें क्या लगाने की जरूरत नहीं कि क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और क्या भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगाने से पहले आप दुनिया की तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं ने संविधान बदलकर आजीवन कुर्सी अपने लिए हथिया ली है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपकी पहचान और निजी जानकारी हासिल की जा रही है और जनता के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। मीडिया को खत्म कर दिया जा रहा है। कोर्ट से लेकर चुनाव की संस्थाएं एक व्यक्ति के नियंत्रण में आती जा रही हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यह राहुल गांधी का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का है। गिनकर देखिए कि दुनिया भर में पिछले 10 वर्षों में कितनी तेजी से लोकतंत्र कुचला गया है। हम लोकतंत्र के खात्मे वाली बात पर लौटेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि विपक्ष के साथ आज क्या हो। काले कुर्ते में प्रियंका गांधी जब पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगी, पुलिस से खुद को छुड़ाने लगी, तब मुश्किलें बढ़ती चली गई। बहुत दूर तक आगे नहीं जा सकी। पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, रोक लिया। लिहाजा प्रियंका वहीं पर बैठ गईं और उठने से इनकार करने लगी। उसके बाद धक्का मुक्की का दौर शुरू होता है और प्रियंका गांधी को महिला पुलिस उठाकर कार में बिठा देती है। वहां से उन्हें पुलिस हिरासत में कहीं और ले जाती है। प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया जाता है। इसी तरह राहुल गांधी भी काली कमीज में सांसदों के साथ मार्च पर निकले, संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के खिलाफ बैनर लेकर तो राहुल और अन्य सांसदों को भी रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। वेणुगोपाल से लेकर गौरव गोगोई को पुलिस इस तरह टांग कर बस में ले गई। पढ़ने पे टैक्स कम करो, अरे पढ़ने पे टैक्स कम करो। गिरफ्तारी और हिरासत से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था कि वे तानाशाही से नहीं डरने वाले हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही है। आवाज उठाने पर गिरफ्तारी की जाती है, मगर वे प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ साथ देश भर में कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। वक्त बदल गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस घेराबंदी लगा देती। संसद भवन से बाहर विपक्ष प्रदर्शन करता है तो धारा 144 लगा दी जाती है। और जब सत्ता पक्ष सांसदों की बुलेट रैली निकालता है, आह्वान करता है, तो सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाते हैं। लाल किला से लेकर संसद भवन तक की लंबी रैली होती है, इसे रोकने की जरूरत नहीं समझी जाती। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की जगह पर किसका अधिकार बेरोक टोक है,
या आप आज नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, 20 साल बाद देखिएगा। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। अब आते हैं उन बातों पर जिसे राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है? बीते दिनों की याद बनकर रह गया है? राहुल गांधी ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब संस्थाओं पर यूपीए की सरकार का नियंत्रण नहीं था, इसलिए विपक्ष खुलकर प्रदर्शन करता था। लेकिन आज विपक्ष ही नहीं, किसी के लिए भी सरकार से सवाल करना और प्रदर्शन करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या यह आज का सच नहीं है? भारत और दुनिया भर का यह सच नहीं है? हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। यूपीए के समय संस्थाओं पर कितना नियंत्रण था, किसका नियंत्रण था, और इस समय क्या हाल है? क्या बेहतर हो गया? इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यह एक ऐसा काम है कि इसे ना तो एक व्यक्ति कर सकता है और ना एक कार्यक्रम में किया जा सकता है। यूपीए के समय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा। फिर नवंबर 2014 में कोर्ट ने सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा को 2G की जांच से अलग कर दिया। लेकिन 2G घोटाला क्या सही था? इस घोटाले में सीएजी की चीफ विनोद राय ने आरोप लगाया। रिपोर्ट थी कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से देश को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन इतना पैसा आज तक न साबित हुआ न बरामद हुआ। हाल ही में 5G की नीलामी हुई। पहले दावा किया गया कि 5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, आया 1.5 लाख करोड़ से भी कम। इस पर अब कोई बात नहीं करता। क्या अब देश को घाटा नहीं हुआ? ये वही विनोद राय हैं जिन्होंने संजय निरुपम पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि 2G घोटाले से मनमोहन सिंह का नाम हटा दीजिए। जब संजय निरुपम ने मानहानि का केस कर दिया, तब विनोद राय ने हलफनामा लिखकर माफी मांगी और कहा कि जो आरोप लगाया था तथ्यात्मक रूप से गलत है। यूपीए के समय 1.25 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए। इस घोटाले का आज तक पता नहीं। तो कांग्रेस के समय संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। एक, कांग्रेस ने किस तरह इसका इस्तेमाल किया, और दूसरा, क्या उन संस्थाओं के भीतर ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस के खिलाफ उन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। विनोद राय जैसे लोगों की भूमिका को समझे बगैर हम यूपीए के दौर में संस्थाओं के खेल को नहीं समझ सकते। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीबीआई के इस्तेमाल की, तो उस पर भी 2 आरोप लग सकते हैं। यही कि कांग्रेस ने केवल जांच की, पूछताछ की, मामले को लटकाए रखा, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खुद नरेंद्र मोदी भी कहा करते थे कि कोई उन्हें सीबीआई से डराने की कोशिश ना करे, जैसे आज राहुल गांधी कह रहे हैं। उनको लगता था ये सीबीआई मोदी कांप जाएगा, मोदी डर जाएगा, मोदी को जेल दिखाई देगी। मैडम सोनिया जी,
आपको पता होना चाहिए, मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि में पैदा हुआ। झूठ के सामने झुकना हमारी फितरत नहीं है और सत्य के लिए संघर्ष करना ये हमारी आदत है। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद इन एजेंसियों की हालत सुधर गई है या इनका राजनीतिक इस्तेमाल और ही ज्यादा होने लगा है? सीबीआई की जगह ईडी आ गई है। यूपीए के 10 वर्षों में ईडी ने 112 छापे मारे। एनडीए के 8 वर्षों में छापों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। जब नोटबंदी से कालाधन मिट गया तब भी इतने छापे मारने पड़ रहे हैं, या मिटा ही नहीं था, वो खेल भी कुछ और था। विपक्ष सारे आरोप हवा में नहीं लगा रहा कि ईडी का इस्तेमाल कर सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं। केवल विपक्षी नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी इस्तीफा देते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। बेशक सीबीआई की बात इन दिनों सुनाई नहीं देती है, लेकिन सीबीआई को लेकर मोदी सरकार के समय एक और बड़ी घटना हुई थी। 25 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ, सर्च कीजिए। उस वक्त हमारे सहयोगियों ने भी इसे कवर किया था, लेकिन हम यह प्रसंग इकोनॉमिक टाइम्स से उठाकर आपको सुना रहे हैं। आधी रात के बाद 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई का मुख्यालय घेर लिया। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा अपने नंबर 2 राकेश अस्थाना को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करना चाहते थे। उस समय केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अस्थाना पर लगे आरोपों को गंभीर पाया और सरकार को सलाह दी कि आलोक वर्मा और अस्थाना दोनों को हटा दिया जाए। उसी दिन कैबिनेट ने नए सीबीआई चीफ का ऐलान कर दिया। नए चीफ मुख्यालय जाकर चार्ज ले सकें, इसके पहले दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय को घेरे में ले लिया। एम नागेश्वर राव ने चार्ज लिया और आलोक वर्मा और अस्थाना दोनों के दफ्तरों को सील कर दिया जाता है। यह कहानी आज भी रहस्य की तरह दर्ज है। आरोपों का क्या हुआ, फाइलों का क्या हुआ, कुछ आप भी पता करें, जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं कि भारत में लोकतंत्र अतीत का हिस्सा बन चुका है, इन संस्थाओं पर संघ का कब्जा हो चुका है, यह वो आरोप है जो केवल राहुल ने नहीं लगाए हैं, राहुल से बहुत पहले तमाम लोगों ने लगाए हैं। जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज बाहर आते हैं, मीडिया से कहने लग जाते हैं कि उन्हें मजबूर होकर बाहर आना पड़ा ताकि देश को बताया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। जजों ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के होने का सबूत यही है कि वहां की न्यायपालिका आजाद है या नहीं। क्या यह सवाल आप भुला देंगे या यह खत्म हो चुका है? इन्हीं में से एक थे जस्टिस रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस बनते हैं और फिर उस पद से रिटायर होते ही राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं। क्या यह सब लोकतंत्र के मजबूत होने की निशानी है? More is there in the letter. Beyond this, I don't think there is any other issue. भारत की संस्थाओं में एक अजीब सी खामोश बेचैनी पसरी हुई है। अफसर जानते हैं मगर बोल नहीं पाते, हलक सूख गए हैं। अखबारों में भी भीतर की खबरें ऑफ रिकॉर्ड भी छपनी बंद हो गई। जब ऑफ रिकॉर्ड खबरें छपनी बंद हो जाएं, तब यह संकेत है कि लोकतंत्र का शरीर जर्जर हो चुका है। इन दिनों कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि बिना उनकी अनुमति के सैलरी से तिरंगा के लिए पैसे काट लिए गए, मगर वे कैमरे पर बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। उनकी चुप्पी भी वही कह रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। वो लोग भी डर रहे हैं जो कभी राहुल को वोट तक नहीं देंगे, ना उनके समर्थक बनेंगे, ना हैं। लेकिन क्या यह गजब की बात नहीं कि राहुल से नफरत करने वाले भी और राहुल गांधी भी दोनों एक ही बात कर रहे हैं। एक चुप होकर कह रहा है, एक बोल रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो लिखा है, क्या वह इशारा नहीं कर रहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से किसके खिलाफ हो रहा है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना ने जुबैर के मामले में फैसला सुनाते हुए लिखा कि जो तथ्य दिए गए हैं उससे साफ दिख रहा है कि याचिकाकर्ता यानी जुबैर के खिलाफ क्रिमिनल जस्टिस के तंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। इस बात के बावजूद कि एक ही ट्वीट को लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं, याचिकाकर्ता यानी जुबैर को लेकर देश भर में अलग अलग जांच और पूछताछ हो रही है। नतीजा यह हुआ कि इन मामलों में खुद के बचाव के लिए यानी जमानत दायर करने के लिए उन जिलों में जाने के लिए कई वकील रखने पड़े। हर जगह आरोप एक ही, मगर अलग अलग अदालतों में जाना पड़ा। इसका नतीजा यह निकलता है कि वह यानी जुबैर आपराधिक प्रक्रियाओं के अंतहीन चक्र में फंस गया है, जहां प्रक्रियाएं ही अपने आप में सजा हो जाती हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना का बयान तो पिछले महीने का है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।
प्रक्रिया ही सजा हो चुकी है। किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमानत मिलना मुश्किल कर दिया जा रहा है। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा है कि पुलिस बेल ना मिले इसी में लगी रहती है, अनावश्यक रूप से गिरफ्तारियां हो रही हैं। जस्टिस कौल और जस्टिस सुंदरेश ने लिखा है कि लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि यहां पुलिस स्टेट, पुलिस का राज है। पुलिस का राज लोकतंत्र की सोच के ठीक उल्टा है। क्या यह लोकतंत्र के खत्म होने के संकेत नहीं है? क्या सरकार का यह कह देना काफी है कि कानून अपना काम कर रहा है, भरोसा करना चाहिए? जब सरकार की तरफ से यह कहा जाए तो देखा जाना चाहिए कि भरोसे का क्या मतलब है। किसी को मनमाने तरीके से जेल में डाल दो, कह दिया जाए कि आप भरोसा कीजिए। अवैध रूप से एनएसए लगाया गया, क्या तब कानून ने काम किया? इसलिए बात भरोसे की नहीं, बात हो रही है कानून के गलत इस्तेमाल की, जिसे रोकने की जवाबदेही सरकार की है। आपातकाल का जिक्र हो जाता है। बिल्कुल आपातकाल इतिहास का क्रूर पन्ना है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद आपातकाल के हालात पैदा नहीं होंगे और ना आएगा। हिटलर की आत्महत्या के कई दशक बाद भी दुनिया में तानाशाही लौट रही है। आपातकाल का नाम लेकर आज के आपातकाल से नहीं बच सकते हैं। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा के मामले में कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ही है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। इस टिप्पणी के विरोध में 15 पूर्व जजों और 77 पूर्व आईएएस अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा, कहा कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस नुपुर शर्मा को खुद बीजेपी हटा चुकी है, उसके समर्थन में रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख रहे हैं। ये रिटायर्ड जज जुबैर के समर्थन में नहीं लिखते हैं। क्या सरकार ने इन पूर्व जजों को ज्ञान दिया कि आप कानून का सम्मान कीजिए, भरोसा कीजिए? यह खबर अक्टूबर 2018 की है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करने लगी। केरल सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने की पहल की तो अमित शाह ने चुनौती दे दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की कोशिश मत कीजिए। क्या तब अमित शाह कानून और कोर्ट में विश्वास की बात कर रहे थे? क्या यह संकेत नहीं कि वे लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं? इससे पता चलता है। मैं सरकारों को और कोर्ट भी जो आदेश करती है उनको कहना चाहता हूं, सरकारों ने और कोर्ट ने आदेश ऐसे करने चाहिए जिसका पालन हो सके। ऐसे आदेश नहीं करने चाहिए जो लोगों की आस्थाओं को तोड़ने का काम करे। अमित शाह ने कहा कि कोर्ट को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जो लागू ना हो। कैसे आदेश देने चाहिए? क्या अमित शाह से पूछकर देने चाहिए? और एक राज्य सरकार को चुनौती दे डाली कि आप कोर्ट के आदेश को क्यों लागू कर रहे हैं। क्या अमित शाह को कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं जताना चाहिए था? लोकतंत्र के खतरों को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मीडिया ने विपक्ष को आपकी नजरों से गायब कर दिया है। गोदी मीडिया ने विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का आविष्कार किया है। वह विपक्ष पर हमले करता है, सरकार को देखते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आप केवल 2019 के चुनाव के दौरान 2 या 3 हिंदी अखबारों का एक पूरा अध्ययन करवा लीजिए। केवल इतना गिनवा लीजिए कि बीजेपी से जुड़ी कितनी खबरें छपी, विपक्ष से जुड़ी कितनी खबरें छपी। पहले पन्ने पर बीजेपी की खबरें छपती थीं या विपक्ष की भी छपती थीं। हर चुनाव में विपक्ष को गायब कर दिया जाता है। आम दिनों में भी यही होता है। क्या यह सच नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल से एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? प्रधानमंत्री बनने के बाद जब दिवाली मिलन पर बीजेपी के दफ्तर गए, सवाल की जगह सेल्फी की परंपरा शुरू हो गई। जब सेल्फी लिए जा सकते हैं तो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सकते?
वैसे भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्ज कीजिए कि मनमोहन सिंह ने किसी एक्टर को बुलवाया होता, पूछवाया होता कि आप आम कैसे खाते हैं, तब जनता क्या करती और बीजेपी क्या करती। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बैठकर आपके सवालों का जवाब देते हैं, दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो 8 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस भेंट नहीं की। आज जो ये आह्वान किया गया पूरे देश भर के अंदर, लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई है, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है युवाओं के अंदर, जीएसटी का जो नए कारनामे हो रहे हैं रोज के रोज, वो आप देख रहे हो। तो समय आ गया कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती, जनता आगे आ रही है, उसी प्रकार से मीडिया के मालिकों के ऊपर जो दबाव है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो, जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है, दिमाग में रखिए बात को। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है, बोलना चाहिए उसको। राहुल ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति चुनी गई, पूरे देश ने जश्न मनाया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान और चुने जाने के बाद अभी तक उनकी भी कोई विस्तृत यानी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की आज तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। क्या इसे लोकतंत्र के सिलेबस से हटा दिया गया है? 2014 में मनमोहन सिंह पत्रकारों के बीच आए गए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव जवाब देने लगे, उन पर चुप्पी साधने का आरोप था, मौन मोहन सिंह कहे जाते थे। बेशक समय सीमित था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबके बीच आए। उस रोज उन्होंने ऐलान कर दिया कि 10 साल प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, अब उम्मीदवार नहीं है। पत्रकारों के नाम सूचना प्रसारण मंत्री ने लिए, उन्हें ही बुलवाया, मगर सवालों पर रोक नहीं थी और ना ही सवाल पहले से तय थे। इसमें वो पत्रकार भी सवाल पूछते देखे जा सकते हैं जिनमें से कुछ तो आज ट्विटर पर इतना नहीं लिख सकते कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल से एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मनमोहन सिंह ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बार संपादकों से बातचीत की। यह संख्या बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसे 0 पर पहुंचा दिया। मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाते थे, उसी विमान में आप प्रधानमंत्री के जहाज के भीतर का हाल देख सकते थे, प्रधानमंत्री को देख सकते थे। मोदी सरकार ने अपने विमान से पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया। क्या यह अच्छा हुआ? क्या इससे लोकतंत्र को बहुत फायदा हो गया? लोकतंत्र किसी एक इमारत में नहीं रहता कि उस इमारत के ढहते ही आपको दिख जाए, बल्कि इसे खत्म होने की प्रक्रिया विशाल क्षेत्रों में फैली हुई रहती है। आपको पता भी नहीं चलता कहां कहां से खत्म हो रहा है। गोदी मीडिया का एक और पैटर्न नोट कीजिएगा, सरकार से सवाल पूछना गायब है, सारा कवरेज और सवाल विपक्षी दलों की राज्यों से है। इसलिए आज कांग्रेस ने जो कहा है और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जिस तरह से पुलिस घेराबंदी करने पहुंच जाती है, ठीक है कि जनता का विपक्ष में भरोसा नहीं है, लेकिन क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी समाप्त कर दी जा चुकी है? क्या जनता ने इसे भी स्वीकार कर लिया है? हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। जिस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसके पहले ही कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बुधवार शाम को भी कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में बदल दिया गया था। कुछ साल पहले एक दल के लोग दूसरे दल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे थे। ये नई परंपरा थी। अब ये नई परंपरा है कि एक दल के मुख्यालय के बाहर पुलिस तैनात कर दी जाए
और उसके नेता को गेट से ही उठाकर हिरासत में ले लिया जाए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस दफ्तर को बैरिकेड कर सील कर दिया गया। बैरिकेड के ठीक बाहर काले बूट पहने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भीड़ को यहां से हटा लें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर लगाकर चेतावनी देती रही कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। महंगाई पे हल्ला बोल, राहुल, वन कमेंट। राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर से निकलकर संसद भवन पहुंचे और वहां से कांग्रेस के सांसदों समेत राष्ट्रपति भवन की तरफ निकले, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा पहन या बांह पर काली पट्टी बांध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस इन सब को खींच कर बसों में भरती रही। दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, अब वो बिठा रहे हैं। एक धक्का मुक्की यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों की तरफ से हो रही है। ना तो प्रधानमंत्री जी आके अपनी बात रखे, ना वित्त मंत्री जी के भाषण में किसी भी तरह का राहत इस देश के अवाम के लिए उन्होंने दिया। ये वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है। वो मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे महंगाई है। क्यों तो ये बीजेपी मेड महंगाई है। महंगाई ये नरेंद्र मोदी मेड महंगाई है। बीजेपी है तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। कांग्रेस के नेता काले लिबास में आए थे, सांसद भी और कार्यकर्ता भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल आत्मविश्वास से बोल रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले सबसे बड़े आरोप का जवाब दिया। कहा कि गांधी परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। अशोक गहलोत ने कहा कि 32 साल से गांधी परिवार का कोई मंत्री तक नहीं बना है, लेकिन गांधी परिवार के आरोप को विचारधारा में बदलकर राहुल ने क्या बीजेपी को जवाब दे दिया है? बीजेपी आज भी कहती रही कि यह प्रदर्शन एक परिवार के लिए हो रहा है। आप संसद चलने देते नहीं है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे, और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे पुलिस कैंप ले जाया गया। संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस संसद के साथ साथ सड़क पर भी लड़ाई के मूड में है, लेकिन जनता में इसका कितना असर होता है, ये देखा जाना अभी बाकी है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, हिमांशु शेखर और उमा शंकर सिंह के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। हाल ही में उन्होंने और जो बाइडेन ने और G7 के अन्य नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक समझौता पत्र पर दस्तखत किया। कई देश इसमें शामिल हैं। 2 उदाहरण देना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें कि आज प्रदर्शन करने पर कितने तरह के अंकुश हैं और यूपीए के समय जनता आंदोलन का बैनर लेकर कहां कहां पहुंच जाती थी। यह रायसीना हिल्स है। निर्भया रेप केस के बाद दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई। उसने तब नहीं पूछा कि विपक्ष कहां है,
वह खुद आ गई। जंतर मंतर से लेकर राजपथ पर जनता भर गई। दिल्ली की लड़कियों ने इस जगह को अपना लिया। पुलिस पानी की बौछारें करती रह गई मगर लोगों को नहीं हटा सकी। उसी तरह दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के नाम पर कितना लंबा आंदोलन चला। लोग तिरंगा लेकर पहुंचने लगे। दिन रात यहीं जमे रहते थे। बेशक बाबा रामदेव पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर गलत किया जब उन्हें स्त्री के वेश में भागना पड़ा, मगर तब कोई चुप नहीं रहा। मीडिया से लेकर आम लोगों ने सरकार से खूब सवाल किए। शायद ही कोई होगा जो बाबा रामदेव को पिटता देख चुप रहा। लेकिन 2020 के नवंबर में जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर आते हैं तो पहले दिन से गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कहना शुरू कर देता है। क्या तब सरकार ने कहा कि ये अन्नदाता हैं, आतंकवादी नहीं है? गोदी मीडिया देश के अन्नदाता को आतंकवादी ना कहे। जब मीडिया जनता को आतंकवादी कहने लगे तब इसका मतलब यही होता है कि मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा बन चुका है। अखबार और टीवी के जरिए लोकतंत्र को पहले भी कुचला गया है। रवांडा में तो रेडियो के पत्रकारों ने इतनी हिंसा फैला दी कि लोगों ने ही लाखों लोगों को मार दिया। कभी ऐसा हुआ था कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सड़कें खोद डाली गई, बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर की दीवार खड़ी कर दी गई? हुआ था कहीं? और ये जो कीलें बिछाई गई, कांटों के तार लगाए गए, आप भूल सकते हैं, भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या इन कंटेनरों, कीलों और तारों के जरिए सत्ता ने बताने की कोशिश नहीं की कि अब जनता की कोई हैसियत नहीं? क्या आप या आपके जानने वालों ने इसी भाषा का इस्तेमाल कि किसान नहीं है आतंकवादी हैं नहीं किया? यही तो निशान है कि तानाशाही की भाषा जनता ने भी सीख ली है। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र जिस तरह से ढहाया जा रहा है उसे देखने और समझने का यह समय है। जब भी आप सड़कों पर उतरेंगे आपको उस दिन दिखेगा जब कोई कवर नहीं करेगा, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और चर्चा नहीं होगी, तब आप कहेंगे लोकतंत्र कहां है? इनमें से किसी के लिए लोकतंत्र और मीडिया का खत्म होना पहले से लेकर आखिरी तक का प्रश्न नहीं है। फिर भी बिहार में शिक्षक पात्रता की परीक्षा पास कर ये नौजवान जब हड़ताल पर हैं तो लोकतंत्र का ही फर्ज निभा रहे हैं। लगातार आंदोलनों के बाद भी इनकी बहाली नहीं होती है। दावा करते हैं 1 लाख अभ्यर्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं। लिख कर दे सकता हूं कि इनमें से आधे मुझे गाली देने वाले हैं, लेकिन उससे लोकतंत्र का सवाल मिट तो नहीं जाता है। यह मध्य प्रदेश का इंदौर है। तिरंगा लेकर आए इन युवाओं के चेहरे पर बेचैनी देखिए। इनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जो रवीश कुमार को गाली देते होंगे और प्राइम टाइम को देखते तक नहीं है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे? जब मीडिया को कुचला जा रहा था तब गोदी मीडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन जब कवरेज कराना होता है तो मुझे पत्रकारिता की याद दिलाते हैं। जब भी लोकतंत्र खत्म होता है उसमें जनता का भी हाथ और साथ होता है। 2019 से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट नहीं निकाला। वजह जो भी रही हो, इन युवाओं की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। इस एपिसोड को वीकेंड में दोबारा देखिएगा। YouTube पर प्राइम टाइम के सारे एपिसोड मिल जाते हैं। आज जो भी पत्रकारिता कर रहा है, जो भी, वो इस बात के लिए भी लड़ रहा है कि उसका काम लोगों तक कैसे पहुंचने से रोका जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया ही हर जगह पहुंचाया जा रहा है, पहुंच रहा है। लोकतंत्र की लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है, आपको केवल देखना पड़ता है। ब्रेक ले लीजिए। लोकतंत्र को लेकर हमेशा चौकस रहना पड़ता है। देश एक दल का नहीं होता, मगर एक दल चाहे तो अपने समर्थकों के बल पर देश को दलदल में धकेल सकता है। हालत यह हो गई है कि महिलाएं पंचायत का चुनाव जीत रही हैं, लेकिन शपथ उनके पति और देवर ले रहे हैं। यह कैसे हो जाता है? क्या यह मजाक नहीं? पंचायत प्रतिनिधि का संकल्प मैं शपथ लेता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का मजाक है। सागर जिले की जयसीनगर ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं। 10 वार्डों से महिला पंच चुनकर आई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 महिला पंच शामिल हुई। बाकियों के पति, पिता और देवर शपथ लेने पहुंचे और उन्हें शपथ दिला भी दी गई। अति आवश्यक कार्य आ जाने का उनके प्रतिनिधि पति
उपस्थित हुए हैं। ऐसा संविधान में उल्लेख है कि पति शपथ ले सकते हैं इतने गंभीर मामले को लेकर? अपन ने बार बार सूचना दी है, बार बार हमारे सरपंच साहब उप सरपंच साहब ने प्रयास भी किया है आने का, तो वो आने की बोल रहे हैं और नहीं आए अभी तक। कलेक्टर ने क्या आपको आदेशित किया है कि पति पत्नी ना आए तो पति को शपथ दिला? नहीं, ऐसा है? नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। दमोह के गैसाबाद ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित महिला सरपंच और महिला पंच के शपथ ग्रहण समारोह में पंचायत सचिव धुन सिंह ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पतियों को शपथ दिला दी। गैसाबाद पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति की ललिता अहिरवार सरपंच चुनी गई। उनकी जगह पति विनोद अहिरवार ने शपथ ली है। 11 महिला पंच भी निर्वाचित हुई हैं। पंचायत में 20 सदस्य हैं, जिसमें 11 महिलाएं एवं 9 पुरुष पंच पद पर चुने गए। 11 पंच महिलाओं की जगह उनके पतियों ने ही शपथ ले ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक भी निर्वाचित महिला नहीं पहुंची थी। हंगामा होने पर देर रात सभी को दोबारा शपथ दिलाई गई। इस तरह का नियम विरुद्ध काम हुआ है। सीओ जनपद को बताया गया था, तो उन्होंने तत्काल उसको निर्देश देते हुए सही तरीके से शपथ संपादित करवाई गई है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको शपथ दिलवाई गई है और हमने सीओ जनपद से विस्तृत रिपोर्ट इसकी मांगी है। रिपोर्ट आते ही सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भारत की अक्षुण्णता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सरपंच पद ग्रहण कर रहा हूँ। पन्ना जिले के मधुपुरा में सरपंच बनी आराधना सिंह शपथ ले रहे हैं। उनके पति हाकम सिंह पति शपथ ले रहे हैं और चुनी हुई सरपंच घूंघट में किनारे बैठी है। निकाय चुनाव में जीत का दावा कर जमकर पटाखे चलाने वाली बीजेपी अब कह रही है निकाय चुनाव पार्टी नहीं व्यक्तिगत आधार पर लड़े जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंचों के चुनाव या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं ये दलगत आधार पर नहीं होते, ये व्यक्तिगत आधार पर चुनाव लड़ते हैं। अब इस बारे में संबंधित अधिकारी जानकारी दे सकते हैं। ये देश का एक अलग तरह का लोकतंत्र है जिसमें विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की मंडियां लगने लगी है, बोलियां लगने लगी है। मध्य प्रदेश तो इसका एक अलग तरह का उदाहरण है। इसमें जनपद खरीदे गए 25 लाख में, जिला पंचायत खरीदे गए 2 करोड़ में, पंच खरीदे गए 5-5 लाख में। पति ने शपथ ले ली पत्नी की जगह। ये मेरे मध्य प्रदेश में संभव है, शिवराज के राज में संभव है। देश के लोकतंत्र को कैसे हत्या की जाती है उसके उदाहरण यहीं मिलेंगे। एमपी वाकई गजब है। सरपंच और पंच के चुनाव में पत्नियों की जगह पतियों ने शपथ ले ली। इस मामले में जब हम राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगने आए तो हमें पंचायती विभाग का पता दे दिया गया। पंचायत विभाग ने किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब तो हमारे पास है ही कि सरकारी तंत्र ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।